और श्री राम मंदिर का जो पुनर्स्थापना हो रहा है वहाँ पर 22 जनवरी को, ये तो निश्चित रूप से राजनीतिक लाभ लेने के लिए हो रहा है। मानते हैं इस बात को? ये तो ये बताइए कि उत्तर भारत में जहाँ धर्मों का अफीम पी लिया है, लोग धर्म के नाम पर वोट करते हैं, मजहब के नाम पर वोट करते हैं, जाति के नाम पर वोट करते हैं, ऐसे में बीपीएल को चुनौती नहीं है? भारत के लिए भ्रष्टाचार हमेशा से गंभीर विषय रहा है। चुनावी मुद्दों के साथ साथ आप कहीं चौक चौराहों पर जब खड़े होते हैं तो आपको भ्रष्टाचार पर बहस करते कई लोग मिल जाए। देखिए, आपका पहला लक्ष्य क्या है? राजनीतिक पार्टी का पहला लक्ष्य होता है कि उसको सत्ता हासिल हो। केजरीवाल 2012 में अन्ना आंदोलन का हिस्सा बने, बाद में आम आदमी पार्टी बना लिए। आप भी भ्रष्टाचार, शिक्षा, रोजगार, इन सब चीज़ों के लिए आप बेहतर काम कर रहे हैं, तो आप पर भी तो भागलपुर के लोग और बिहार के लोग उंगली उठाएंगे ना कि आपका भी मनसा हो सकता है कि वही हो, कि फिर बाद में जो है कि आप अरविंद केजरीवाल के पदचिन्हों पर चलना शुरू कर देंगे। बोलते कुछ अभी और हैं, बाद में कुछ और हो जाएंगे। सरकारी कोठी नहीं लेंगे, बाद में ले लेंगे। भारत के लिए भ्रष्टाचार हमेशा से गंभीर विषय रहा है। चुनावी मुद्दों के साथ साथ आप कहीं चौक चौराहों पर जब खड़े होते हैं तो आपको भ्रष्टाचार पर बहस करते कई लोग मिल जाएंगे। भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए देश की राजधानी दिल्ली में भी कार्यक्रम हुए और बड़े बड़े अभियान चले, लेकिन भ्रष्टाचार क्या रुक पाया है? भ्रष्टाचार केवल न राजनीति के क्षेत्र में है, बल्कि भ्रष्टाचार स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, शिक्षा के क्षेत्र में। आप कहीं भी अगर जाएंगे तो आपको भ्रष्टाचार दिखाई देगा। इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भारत के कई रणबांकुरों ने लगातार काम किया, लेकिन उसमें सफलताएं किसी को मिली और किसी को नहीं मिली। हम आज बात करेंगे बिहार में भ्रष्टाचार पर। क्या भ्रष्टाचार सच मायने में लोगों के लिए सरदर्द बना हुआ है? और इस भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए क्या हम लोग सही मायने में जागरूक हैं? भागलपुर के ऐसे ही एक अधिवक्ता हैं जो पटना हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, नाम है सुनील कुमार। वो पिछले कई सालों से लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार से आप कैसे मुक्त हो सकते हैं। न केवल भ्रष्टाचार से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बल्कि शिक्षा की मुख्य धारा से भी लोगों को जोड़ रहे हैं। शिक्षा की मुख्य धारा के साथ साथ लोगों को रोजगार सृजित करने के अवसर भी बता रहे हैं कि रोजगार कैसे दिया जाए। तो इन सब मुद्दों पर आज हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट सुनील कुमार बातचीत करेंगे कि आखिर ये जो भ्रष्टाचार है, जो भ्रष्टाचार दिन रात हम लोगों को खोखला कर रहा है, हमारे राष्ट्र को खोखला कर रहा है, हमारे प्रदेश को खोखला कर रहा है, हमारे समाज को खोखला कर रहा है, इस पर कैसे अंकुश पाना चाहिए। और रोजगार के क्षेत्र में जो नए नए युवा आना चाहते हैं उसे किस तरह के रोजगार करने चाहिए और रोजगार में अवसर कितने हैं। बहुत बहुत स्वागत है नए साल 2024 में। आज मकर संक्रांति है, दही चूड़ा का भोज है। मीठी मीठी शुरुआत हम लोगों की करें और भागलपुर के हितों पर चर्चा करें। राइट, विचारों में ही मीठापन आ जाए, है ना, शब्दों में भी मीठापन आ जाए तो हर एक दिन मकर संक्रांति हो जाएगी। सर, ये हम बातचीत के सिलसिले को शुरू करते हैं। कहते हैं ना कि डरना, अक्सर लोग डर जाते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि आप अपने अधिकारों को नहीं जानते हैं, क्या चीज़ें आपके साथ हो रही है वो चीज़ें आप नहीं जानते, इसलिए डर जाते हैं। ये डर नाम का जो चिड़िया है, जो बड़ा प्राणी है, इसको दूर कैसे भगाए भारत के रहने वाले लोग? अपने अधिकारों को कैसे जाने, डर कैसे भाग सकता है? देखिए, आम तौर पे क्या है कि जो अपना समाज है, इसमें बचपन से ही लोगों के मन में गार्जियन जो है समाज के प्रति, लोगों के प्रति, है ना, एक डर बैठा देते हैं कि वो डर जो है बहुत बचपन से ही आ जाता है। और एक शोले फिल्म का डायलॉग आया था कि बेटा सो जाओ नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। मतलब सिनेमा से भी आपके मन में, आपके बच्चों के मन में डर दे दिया गया। तो डर होने से क्या हो गया, लोगों का कॉन्फिडेंस थोड़ा लेट जागता है बच्चों में। कॉन्फिडेंस तब आता है जब बच्चे पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करके जानकारी हासिल करते हैं, तो फिर उनके मन में कॉन्फिडेंस आता है। तो डर जो है 3 स्तर पे आप देखेंगे। एक स्तर है जो आपका सामाजिक है, जो हम लोग रहते हैं। तो सामाजिक डर का जो माहौल है वो मूल रूप से अपराध के कारण है। अब अपराध के कारण को, अपराध को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इस पे भी चर्चा कर लें, है ना। दूसरा क्या है, प्रशासनिक स्तर है। तो प्रशासनिक स्तर पे जो है वो कार्यालय आता है, जहाँ से आपको सुनियोजित ढंग से जीवन जीने के लिए सरकार ने व्यवस्था कर रखा है। लेकिन यही प्रशासनिक कार्यालय जो है आपके डर का कारण बन गया है, क्योंकि भ्रष्टाचार का पूरा माहौल प्रशासनिक कार्यालय में है। आज कोई भी ऐसा कार्यालय नहीं है जहाँ मुख्यमंत्री भी बता सकें कि ये भ्रष्टाचार मुक्त कार्यालय है। ठीक है, जब भ्रष्टाचार वहाँ से पनपता है तो फिर आप आगे बढ़ते हैं न्यायालय की ओर। ठीक है, न्यायालय में न्याय को लेकर के आते हैं,
लेकिन देश का सभी न्यायालय में डर लगता है। आम पब्लिक डरे हुए हैं। कोई कंप्लेन हो जाए, वकील साहब के पास जाना है, वहाँ भी डर लगता है। अपनी बातों को रखने में हाँ, अपनी बातों को रखने में डर लगता है। तो हर एक जगह डर है। तो डर के माहौल को ख़त्म करने के लिए किसी न किसी को आगे आना रहेगा। लेकिन एक व्यक्ति डर का माहौल ख़त्म नहीं कर सकता है। एक व्यक्ति संदेश दे सकता है कि ये करने से ऐसा संभव है ना। तो ये संदेश भले आप हमसे ले सकते हैं, लेकिन काम हर एक इंसान को करना पड़ेगा जिनको डर लगता है। अच्छा, जब आपने स्थापना की बीपीएल का, जो भारतीय पार्टी लोकतांत्रिक नाम से राजनीतिक संगठन भी है और शिक्षा के क्षेत्र में काम करें, जैसे आपने भूमिका में बताया, तो ये मन में कैसे आपके आया? चूँकि 2012 की उस अन्ना आंदोलन को हम लोग जब याद करते हैं, स्मरण करते हैं, तो शायद इस मुहिम पर भी कुछ सवाल खड़े होते हैं। आप छोटे ज़िले में, भागलपुर में खासतौर से आपने इसकी शुरुआत की, और चूँकि व्यापक स्तर पर इसको आप अंजाम दे रहे हैं, तो ये दिमाग में कैसे आया कि हमको भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए काम करना है, हमको लोगों को शिक्षा के रूप में जोड़ देना है और इस डर को दूर भगाना है? कैसे जहन में ये बातें सारी कैसे आई? नमस्कार, मैं अमन भागलपुर से। मैं भारतीय पार्टी में जुड़ करके भागलपुर के समाजवासियों के कल्याण काम में जुटा हुआ हूँ, जिसमें मैं भागलपुर के हर एक वार्ड में कैंप लगा करके उन्हें शिक्षा, स्वरोजगार और सुरक्षा को लेकर काम कर रहा हूँ। हमारा मिशन भी है गरीबों को पढ़ाएं, गरीबी हटाएं, जिसमें अभी हर एक वार्ड में भागलपुर में बीपीएल पाठशाला भी चलाया जा रहा है, जिसमें वहाँ के बच्चे लोग पढ़ लिख करके शिक्षित हो रहे हैं। और स्वरोजगार को लेकर के भी सरकारी योजनाएं जितने भी आ रहे हैं, उससे जो है उनको बता करके कुछ रोज़गार के लायक बनाया जा रहा है। और सुरक्षा को लेकर भी हमारा काम हो रहा है। हर एक वार्ड में जो है कैंप लगाया जा रहा है, डॉक्टर का, स्वरोजगार का, सुरक्षा का, जिसमें वहाँ पे बताया जाता है कि हम कैसे अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। डॉक्टर के कैंप में फ्री जो है हेल्थ चेकअप भी करवाया जा रहा है हर एक वार्ड में भागलपुर में। और रोज़गार के लिए भी जो है काम चल रहा है, जिसमें जो है सभी को जो है रोज़गार के लायक भी बना के करके रोज़गार भी दिया जा रहा है भागलपुर में। देखिए, हम मूल रूप से शिक्षा समाज सेवी हैं, बचपन से ही ये काम किए हैं, है ना। अब शिक्षा में हमने क्या किया है, तो हमारे घर में जो घरेलू सहायिका थी, है ना, बचपन में ही उनके बच्चों को पढ़ाया। और उसके बाद एक क्रम चला जो आज 40-42 वर्षों से लगातार चल रहा है। तो शहर में हमने बोधि ट्री फाउंडेशन ट्रस्ट के माध्यम से हम लोगों ने शिक्षा का व्यापक रूप से तैयारी शुरू करी। अच्छा, पहले नहीं बोधि ट्री? हाँ, बोधि ट्री से। और बैंक, रेलवे, एसएससी में करीब करीब 8,000 से ज़्यादा बच्चे जॉब में होंगे। और जो कॉम्पिटिशन का हाँ, और हम वो निःशुल्क था, समाज में सभी लोग जानते हैं वो निःशुल्क था। कई समाज सेवी संगठन से जुड़े हुए थे और आज भी जुड़े हुए हैं। तो जब अच्छा सामाजिक सेवा कीजिएगा तो राजनीति में आपको आमंत्रित किया जाएगा। हमें भी आमंत्रित किया गया। तो हमारे लिए रास्ता कहीं नहीं दिख रहा था, क्योंकि जो कल्पना है आज के डेट में राजनीति का, कि जो पक्ष में है विपक्षी पार्टी जो है उनका बुराई करती है और जनता को एक ऑप्शन देती है कि उनको हटाओ, हमें बिठाओ तो हम ये कर लेंगे, आपके मन की मुराद पूरी कर देंगे। जनता जब उनको पलट के बिठा देती है तो ढाक के 3 पात हो जाता है, तो जनता ठगी रह जाती है। तो हमारे मन में जो कल्पना थी, चूँकि हम गरीबों के बीचों में जाते हैं, आते हैं, कार्य करते हैं, और जितना कार्य करते हैं उसका 10% भी मीडिया में नहीं आ पाता है ना, क्योंकि हम लोग भी बहुत ज़्यादा उनके लिए प्रयास नहीं करते। बहुत दूर रहते हैं। हाँ, मीडिया में प्रयास नहीं करते हैं, क्योंकि मीडिया की अपनी सीमाएं हैं, उनके पास स्पेस कम है, ठीक, लिखने का। अच्छा, ये बताइए सर कि मुख्य रूप से जो बीपीएल आपका ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, वो किन क्षेत्रों पर काम करता है? उसी पे आ रहा था। तो जब हमें बुलाया गया तो फिर हमें लगा कि क्योंकि देश में लोगों को राजनीति से डर लगता है, फिर डर यहाँ पे आ गया। महिलाएं, बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। कोई आदमी अपने घर की महिलाओं को किसी राजनीतिक पार्टी में जाने नहीं देना चाहता है। बड़े बड़े नेताओं के परिवार दूर रहते हैं, बेटे आते हैं लेकिन बेटी बहू नहीं आती है, तो राजनीति में फिर डर लगता है। तो हम लोगों ने ऐसा माहौल तैयार किया, सोचा कि एक नई पॉलिटिकल पार्टी दें जहाँ पे लोगों को डर नहीं लगे। दूसरा मुद्दा क्या है कि हर एक पार्टी के साथ एक कॉमन चीज़ है कि जो बैठे हुए सत्ता पे उसकी बुराई करना, समाधान कोई नहीं दे रहा है। लेकिन अगर आप 50 साल पूर्व की बात करेंगे, 60 के दशक में जाएंगे तो सेवा और समाधान की राजनीति होती थी। लोग सेवा करते थे, साइकिल पे चढ़ के भी एमपी बन जाते थे। अभी अब तो नहीं है। अभी नहीं है, तो उसको पुनः स्थापित किया जा सकता है। अभी आप देखेंगे कि जो लोग भी आ रहे हैं
वो सिर्फ बुराई करके आ रहे हैं। लालू जी के बेटे ने ये किया, नीतीश जी ने ये किया, खुद क्या कर रहे हैं, आप जब हमें बैठाओगे तब हम करेंगे, खुद किस आश्वासन दे रहे हैं। तो बीपीएल पार्टी का जो लक्ष्य है वो है कि गरीबी मुक्त भारत हो, अशिक्षित खत्म हो जाए, स्वरोजगारी हो जाए, क्योंकि सभी को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती है। अगर बिहार में सरकार ने 5 लाख नौकरी दे भी दी तो जनसंख्या 13 करोड़ के पार है। तो लोगों को स्वरोजगार करना ही पड़ेगा, और स्वरोजगार में लोगों को खाने पीने का व्यापार में आना चाहिए, क्योंकि इसकी खपत ज़्यादा है और लोग लाभान्वित भी होंगे। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को शिक्षित करें, इसके लिए मंदिरों पे, मस्जिदों पे। लेकिन इन सब के बीच लोगों में जो समृद्धता आएगी, पहले वो तो जो डर है वो डर खत्म हो तभी ना, उसके लिए जागरूक होना बहुत जरूरी है, तभी वो निर्णय सही से ले सकते हैं। कोई भी निर्णय, चाहे राजनीति का हो, वोट का हो, शिक्षा का हो, कुछ भी हो, तो उस चीज़ को क्या करना हो। वही चीज़ कह रहा हूँ कि जैसे ही आपने इसको कैटेगराइज किया कि सामाजिक स्तर पे डर कैसे ख़त्म होगा, तो सामाजिक स्तर पे आप क्या करेंगे, जो अशिक्षित हैं, बेरोजगार हैं, वहाँ से डर का माहौल पैदा होता है। इसको आप अच्छे से बोलें या ना बोलें, डर वहीं से शुरू होता है, जिनके पास बेरोजगारी है और अशिक्षा है। तो हम लोग मंदिरों पे, मस्जिदों पे, कॉमन एरिया पे हम लोग उनको शिक्षित करने का प्रयास अब कर रहे हैं। दूसरा क्या है, उनको स्वरोजगार प्रशिक्षण दे करके, सरकारी योजनाओं का लाभ बता करके उनको खाने पीने के दुकान में शुरू कराने का प्रयास कर रहे हैं। ये लगातार चल रहा है। तीसरी बात क्या है कि आपको कानून की जानकारी नहीं है, और इसलिए आप सरकारी योजनाओं की भी जानकारी नहीं है। अब जब कॉमन सर्विस सेंटर जाते हैं तो वहाँ 10 का 50 रुपया देते हैं, 50 का 200 रुपये तक देते हैं। एक आधार कार्ड का करेक्शन जो है वो भी 50 रुपया है, और उसमें भी आप 100-200 रुपये दे के चले आते हैं, जो कि आपको जानकारी नहीं है। तो हम इनको थोड़ा बहुत जानकार बना रहे हैं, मीडिया से भी कोशिश करते हैं और अपने सोशल मीडिया पेज से भी बोलते हैं, जिनको सुनना रहता है सुनते हैं, और कॉमन सर्विस सेंटर वाले को भी बुला करके जहाँ तक होता है हम लोग बातचीत करते हैं। क्योंकि जो वसुधा केंद्र है, जो पहले से कॉमन सर्विस सेंटर रहा है प्रदेश में, उसके हम निःशुल्क में लॉयर हैं लास्ट 12-13 सालों से, तो हमारे टच में हैं ये लोग। तो हम लोग लोगों को जागरूक कर दे रहे हैं। कानून को जानेंगे, कानून को मानेंगे, तभी कानून का राज आएगा। तो हम लोग इस बात को सोच लें कि लोगों को शिक्षित करें, स्वरोजगारी करें, और उसके बाद लोगों को हेल्प करें। तो अब हेल्प करने के लिए क्या कर रहे हैं कि हम लोग जो गरीब लोग हैं, तो उनको आप लोग, वकील साहब बहुत लंबी चौड़ी फीस रहते हैं, उनके लोग ज़मीन दबा लेते हैं, उनको कुछ ना कुछ परेशानी हो जाती है, थाना में उनको परेशान किया जाता है। तो हम लोग उनको कानून की भी जानकारी देते हैं, साथ ही साथ जो है निःशुल्क में लॉयर भी देते हैं। इसके लिए हमारा जो लॉ कंपनी है उसमें यहाँ से लेके दिल्ली तक कार्यालय है, वहाँ तक हम लोग काम करते हैं, और कई ऐसे लॉयर हैं जो इसमें सहयोग कर रहे हैं, और निःशुल्क में उनका केस पटना हाईकोर्ट में भी लड़ा जाता है। अगर सपोज कीजिए कि किसी को संपर्क करना है आपसे, तो उसके लिए क्या क्या सूत्र हैं, क्या क्या कनेक्टिविटी है जो वहाँ तक आपके संगठन तक पहुँचे? जी देखिए, सबसे बड़ी अच्छी बात क्या है कि मेरा खुद का नंबर जो है पब्लिक में है, ठीक है। इसके बाद स्थानीय जहाँ भी कार्यालय है हमारा, वो लोगों के जानकारी में है। भागलपुर में भी कचहरी चौक पे हमारा कार्यालय है। पार्टी का जो रजिस्टर्ड कार्यालय है वो अंसा प्लाजा, RBSS सहाय रोड, V2 मार्ट के सामने है, ठीक है। तो भागलपुर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन दूसरे स्थान पे लोगों को ऑनलाइन ही संपर्क करना रहता है, और कई जगह में हमारे लोग हैं जो संपर्क कर पाते हैं। सर, इन सब बड़े मुहिमों के साथ कहीं ना कहीं आपका कोई लक्ष्य तो ज़रूर होगा, लक्ष्य में कि हमें किस तरह से समाज को बदलना है, और इन सब के बीच एक सबसे महत्वपूर्ण विषय आता है पैसा, अर्थ। इन सब के बीच जो सारी चीज़ें, इसका इनकम ऑफ सोर्स क्या है, या फिर आप इस तरह से चीज़ों को कैसे संचालित कर पाते हैं? देखिए, जब तक समाज सेवी संगठन हमारा जो है बोधि ट्री फाउंडेशन ट्रस्ट, उसमें कोई धन दान लिया दिया नहीं जाता है, पहले से भी मुफ्त में है। हमारी जो क्षमता थी हम उसमें कर रहे हैं, और आपको भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने दाई के बच्चे का स्कूल में जाके उसके रिपोर्ट कार्ड देखें। सरकारी स्कूल संभल जाएगा। जब बड़े आदमी की गाड़ियाँ सरकारी स्कूलों में लगने लगेगा बच्चों के रिपोर्ट कार्ड देखने के लिए, तो देखिएगा अपने आप सुधर जाएगा। तो ये कार्य हम लोग करते चले आए हैं। जहाँ तक राजनीतिक दल का बात है, तो BPL पार्टी में लोगों का सहयोग मिलता है ना, और पैसा आता है, तो उनके पैसे से ही हम लोग इस काम को अच्छे से कर पा रहे हैं।
अच्छा सर, भागलपुर अगर शहरी क्षेत्र की हम बात करें तो इस शहरी क्षेत्र की जो जनजीवन है वो काफ़ी कहीं ना कहीं तितर बितर सी हो गई है। जाम की एक प्रमुख समस्या है। पिछले कल ही हमने देखा कि यहाँ की मेयर ने एक मीटिंग बुलाई और टाउन हॉल के किराए को लेकर के आम लोगों से जनसंवाद भी किया कि इतना महंगा किराया है, तमाम चीज़ें हैं। भागलपुर में चीज़ें सही तरीके से, व्यवस्थित तरीके से नहीं चल पा रही। इसको लेकर के बीपीएल या फिर आपका क्या नज़रिया है? देखिए, व्यवस्था जो सही करने का जो काम है वो प्रशासन का है, ठीक है। और हमारे यहाँ जो मेयर, डिप्टी मेयर, पार्षद और कमिश्नर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ये हमेशा इनका 36 का आंकड़ा रहा है शुरू से। उसका मुख्य कारण है भ्रष्टाचार। सभी लोगों को मालूम है कि पास्ट में जो मेयर, डिप्टी मेयर बने तो कहीं न कहीं पार्षदों के रूप में भ्रष्टाचार हुआ। इस बार जो मेयर, डिप्टी मेयर बने, चूँकि जनता ने डायरेक्ट चुना है, तो इस बार पार्षदों के बीच में भ्रष्टाचार की बातें नहीं हैं। लेकिन अब क्या है कि जो कंट्रोल है, व्यापार मतलब जो उनका बिजनेस है, जो काम है उनका म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, तो जो डेवलपमेंटल वर्क है, मेंटेनेंस वर्क है, इसमें जो एजेंसियां हैं उसके कमीशन का खेल चलता है, बहुत बड़े स्तर पे चलता है, ठीक है। और इसके लिए बजाबते मीटिंग होती है लोगों की और तय होता है, एग्रीमेंट होती है कि 2% देंगे कि 5% देंगे कि क्या देंगे, है ना। सरकार नाकाम है भ्रष्टाचार को रोकने में, क्योंकि सरकार भी रोकना नहीं चाहती है। तो ये जो क्लैश हो रहा है कमिश्नर में और उनके नीचे अधीनस्थ पदाधिकारियों में और जनप्रतिनिधियों में, ये क्लैश सिर्फ कमीशन के खेल का है, इसके वर्चस्व का है। आपके कहीं ना कहीं मुहिम का एक हिस्सा हो सकता है कि भागलपुर शहरी क्षेत्र में अभी जगह जगह पर हाई डेफिनेशन कैमरे लगे हुए हैं, जिसमें कि फ़ोटो रिकग्नाइज करते हैं, फेस रिकग्नाइज करते हैं, और जो वाहन चलते हैं, कहते हैं कि ट्रैफिक नियम का वायलेंस कर दिया तो उस पर चार्जेस कर देते हैं, स्मार्ट ई चालान। अब ये बताया जाए कि ये जो शहर है वो कहते हैं कि बहुत ही पुरानी तरीके से व्यवस्थित किया गया, तो वो बनी हुई है, संसाधन के नाम पर तो कुछ नहीं दिया गया, और लोगों से इस तरह की जो चालान वसूली हो रही है, ये चीज़ें आप क्या किस नज़रिए से इसको देखते हैं? ये सही हो रहा है? देखिए, किसी भी तरह का नियम जब शुरू में आएगा तो असुविधा होगी, क्योंकि जनता जो है पहले से भी तितर पितर ट्रैफिक का हैबिचुएटेड है। अभी उनको मान लीजिए चालान हो रहा है, ई चालान, चूँकि बड़े शहरों में ये है ई चालान, यहाँ कोई असुविधा है, इसके लिए जनप्रतिनिधि हों या जनता हो, आपको जो दिक्कत हो रही है उसको आप कंप्लेन दर्ज करें। आम जनता कैसे दर्ज करेंगे? आम जनता के पास में आपके पास ट्विटर हैंडल है, उससे भी नहीं जाना चाहते हैं आप, साधारण 25 पैसे का पोस्ट कार्ड मिलता है, आप पोस्ट कार्ड में लिख करके आप जो कंसर्न पदाधिकारी हैं उनको भेज दें। सरकारी कार्यालय है, याद रखिएगा, एक भेजा हुआ पोस्ट कार्ड भी रिकॉर्ड मेंटेन होता है। और आपकी बात को अगर नहीं सुनते हैं सरकार या कार्यालय नहीं सुनती है, तो उसके बाद आप 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगा करके आप एक RTI लगा दीजिए कि हमने ये चीज़ों की जानकारी मांगी थी, इसको जानकारी नहीं मिली। RTI को भी तो कमज़ोर कर दिया गया है सर। RTI जितना सफिशिएंट है अभी, ये कमज़ोर वर्ड जो है, कुछ प्रोविजंस जो माइनस किया गया जो देश की रक्षा सुरक्षा से संबंधित है, तो आम जनता को इससे कोई लेना देना नहीं है ज़्यादा। आप नहीं देते हैं, फिर आप अपील में जाते हैं, फिर वहाँ पर जो है अपीलीय पदाधिकारी जो है नीचे भाई अधीनस्थ पदाधिकारी का देखभाल कर लेते हैं अच्छे से। किन्हीं को दिक्कत हो तो हर एक मोहल्ले में, हर एक वार्ड पार्षद के पास BPL पार्टी का संपर्क सूत्र है, आप अपने पार्षद से पूछिए कि हमें ये करना है, आपने जनप्रतिनिधि चुना है, आपकी उनकी जिम्मेदारी है कि आपके समस्याओं का समाधान के लिए आगे बढ़ें। अच्छा, मुख्य रूप से आपके कहने का उद्देश्य यही है कि लोगों को थोड़ा सा धैर्यवान बनना होगा और सही जानकारी के लिए उसे राइट टू इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करना होगा, जिसे RTI कहते हैं। आप आपाधापी पे ना आएँ और जल्दी से किसी को रिश्वत के रूप में पैसा ना दें, तभी भ्रष्टाचार रुक पाएगा इन सब चीज़ों के लिए। तो इन सब चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं आदमी को लिटरेट होना होगा, शिक्षित होना होगा। इसी चीज़ को बात है, जैसे मान लीजिए जितने भी संस्थान हैं, लेकिन समाज के तो पढ़े लिखे लोग भी अशिक्षित जैसा व्यवहार करते हैं ना सर। देखिए, सही मायने में अगर मानेंगे तो भ्रष्टाचार जो फैलता है ना, वो पढ़े लिखे धनवान के कारण ही लोगों से फैलता है। हाँ। पहले मेरा काम होना चाहिए। गरीब आदमी 100 रुपये का भ्रष्टाचार नहीं लगे, इसके लिए 5 घंटे लाइन में लग जाता है। बिल्कुल। अमीर आदमी 100 की जगह 500 को दे के कहता है कि मेरे घर पे दे जाओ। तो भ्रष्टाचार फैलाने का जो काम है, इसके जन्मदाता और इसके रक्षक जो हैं वो अमीर और पैसे वाले लोग हैं।
शिक्षित अमीर। हाँ, शिक्षित अमीर और अशिक्षित भी, जिनका व्यापार चल रहा है, जिनके पास पैसा है, वो भ्रष्टाचार को दे रहे हैं प्रश्रय। कॉमन लोग जो हैं वो करीब करीब आधी आबादी हैं। कॉमन लोग जो हैं इसके विरुद्ध में काम करें। कहीं भी भ्रष्टाचार का बू आ रहा हो, ठीक, हर एक आदमी के पास मोबाइल है, छोटा सा वीडियो बनाएं, थोड़ा क्लिप करें, लाइव करें, कुछ भी करें। अभी आप यूनिवर्सिटी में देखेंगे कि एक सर्टिफिकेट देने के नाम पे एक आदमी का लाइव हुआ और उनका सस्पेंशन भी हुआ। तो यही काम हर एक इंसान को करना पड़ेगा। प्रश्रय नहीं दें, गंदगी ना पालें। अच्छा, अभी हाल ही में एक खबर आई सामने कि अब ये जो ट्रैफिक व्यवस्था है इसको सुचारू तरीके से संचालन के लिए आम लोगों से सुझाव लिया जाएगा। आपका जो बीपीएल पार्टी है या फिर आप इसको जो ऑपरेट करते हैं, संचालित करते हैं, प्रशासन को आपकी तरफ से, आपके संगठन की तरफ से क्या सुझाव होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रशासन बहुत निष्क्रिय है, ठीक। उनके जानकारी में है कि देश में और अपने शहर में भारतीय पार्टी लोकतांत्रिक सड़क के उस पार और इस पार कार्यालय है। हमारे कार्यालय के सामने डीएम बैठते हैं और उसके इस पार भारतीय पार्टी का मुख्यालय है। ये चल के कभी भी बीपीएल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को चिट्ठी नहीं देते हैं, पहली बात तो ये है। और हम भी इनको नहीं पूछने जाते हैं, स्पष्ट बात समझ लीजिए, ठीक है। 38 जिलों में 38 डीएम हैं और हमारा काम 38 जिलों में है, तो हम भी इनको नहीं पूछने जाते। आप अपनी काम करो, हमें जो काम लेना होगा आपसे आरटीआई और कार्यालय न्यायालय से ले लेंगे। अभी जो व्यवस्था है जिस पे आपने प्रश्न किया, तो पहले तो हर एक इंसान को, खासकर युवा को, कानून की जानकारी देना पड़ेगा कि ट्रैफिक रूल्स क्या है। आज किसी भी स्कूल में कोई भी कानून की जानकारी किसी बच्चों को नहीं दी जाती है। और ये सिलसिला कांग्रेस के ज़माने से जो डिफेक्टिव उनका एजुकेशन पॉलिसी था उसके कारण हुआ। हमारा सुझाव है कि क्लास 6 से लोगों को आम कानून की जानकारी दी जाए, ट्रैफिक रूल्स की जानकारी दी जाए और मैट्रिक तक जो है एक विषय रहे ट्रैफिक रूल्स पे, कानून पे, और वो विषय को पास करना कंपलसरी रहे। तब देखिए आपको अपने आप एक स्कूल के सिलेबस में इसको शामिल करना, एकदम शामिल करना चाहिए। और हम लोग भी प्रयास करते हैं और सभी सामाजिक संगठन से आग्रह करते हैं कि हम लोग स्कूलों में चल के थोड़ी सी जान, अब मान लीजिए यहाँ के डीटीओ हैं या आईएएस आईपीएस ऑफिसर हैं या आईआरएस हैं, कर चोरी होती है, सभी तरह से होती है। कितने बार ये लोग स्कूल कॉलेज में जाते हैं, वहाँ पे लोगों को बताते हैं। इनकी मीटिंग क्या होती है, चंद इन लोगों की मीटिंग होती है, ऑफिसर्स के बीच में होती है, और जनप्रतिनिधि से भी जो ले जाते हैं, जो नामी गिरामी लोग होते हैं, जो कॉमन लोग हैं, उनके पास नहीं जाते हैं। वो धरातल पर आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप समीक्षा स्कूलों में नहीं जा रहे, कॉलेज में जा करके थोड़ा सा, मान लीजिए 1 महीने में एक आदमी ने 1 घंटे का सेशन ले लिया जाए कि किस तरह से आप ट्रैफिक रूल्स का फॉलो करेंगे, क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, हो जाएगा, समाधान है। लेकिन सरकार इस तरह से कांग्रेस ने सरकार को बनाया कि अंग्रेज राज से जिस तरह से अतिक्रमण चला आ रहा था, उसी तरह से इंसान के राइट्स का अतिक्रमण आज तक चला आ रहा है। आप सोचिए कि अगर 22 साल का एक युवक एसपी बन के आता है तो उसको क्या डर है समाज से। जिसकी सर्विस के लिए आता है उनके बीच में 5 बॉडीगार्ड लेके जाना पड़ता है। डर इसको कहते हैं समाज का। इस डर को कब खत्म किया इन्होंने? अच्छा, कांग्रेस पर चर्चा आप की है कि सरकार ने जो बुनियादी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू किया था उसमें कई विसंगति थी। पिछले पौने 10 सालों से मोदी जी की सरकार है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अगर यदि हम कई अच्छे काम हुए हैं, चीज़ों को समझिए, और सिर्फ हम विरोध की राजनीति नहीं करते हैं, है ना। हम नीतीश जी के कार्य की भी उनकी भी बड़ाई हम करते हैं, जिनका भी काम अच्छा है उनकी बड़ाई करते हैं। केजरीवाल ने जो अच्छे काम किए उनकी भी बड़ाई करते हैं। मोदी जी का कार्यकाल जो है वो कार्यकाल निःशुल्क, ये एकदम स्वर्णिम कार्यकाल माना जाएगा। इसको आप, मोदी जी पर तो बड़ा आरोप ये लगता है भारतीय जनता पार्टी पर कि इसने राजनीति में धर्मों का प्रवेश करवा दिया। बिल्कुल सही है। आप क्या करते थे? आप करते थे कि पहले कांग्रेस ने क्या किया, ठीक, कांग्रेस ने एक विशेष वर्ग को विशेष स्थिति में लाके खड़ा कर दिया, ठीक। तो देश में हिंदू और मुस्लिम की बात होने लगी। इनके जन्मदाता तो कांग्रेस थे। अभी हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं होती है, अभी भारतीयों की बात होती है, ठीक है। अगर मान के चलिए कि हम 80% हैं, तो नेचुरल है कि जिनकी आबादी ज़्यादा होंगी उनको एडवांटेज ज़्यादा होगा। तो जो काम कांग्रेस पहले 70 के दशक में, 80 के दशक में किए और लालू जी ने उसके बाद के दशकों में किया,
मुस्लिम यादव का संगठन बना करके, लेकिन मुस्लिमों का भला तो नहीं किया इन्होंने। मुस्लिमों के बीच में एजुकेशन तो नहीं दिया, मुस्लिमों को अच्छे जगह पे तो नहीं दिया। इनको हमेशा लॉलीपॉप देते रहे, कुछ न कुछ उनके नेताओं को भी देते रहे और उनको भी कुछ न कुछ देते रहे। आप एक राजनीतिक पार्टी के खुद सुप्रीम हैं, बीपीएल आपकी राजनीतिक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, इन सब की राजनीति से परे बीपीएल जो भारतीय लोकतांत्रिक पार्टी है, भारतीय पार्टी अच्छा, भारतीय पार्टी लोकतांत्रिक जो है, वो कैसे विचारों में, भिन्नताओं में या विजन में भिन्न है दोनों पार्टियों से? चूँकि 2024 का भी चुनाव है, 2025 का भी चुनाव है, और हमने कई जगह पर चर्चाएं सुनी कि आपके जो सुपुत्र हैं वेदांत, वो शायद भागलपुर विधानसभा से किस्मत आजमाएंगे बतौर विधायकी प्रत्याशी के रूप में। कैसे है आपकी पार्टी अलग उन दोनों पार्टियों से? देखिए, हमारी पार्टी में जो कॉमन चीज़ें दूसरी पार्टी में थी, है ना, वो चीज़ था, मान के चलिए अब पार्टी है, अब आप बोलते हैं कि हम मुस्लिम हिंदू नहीं करते, लेकिन आपके यहाँ जो है अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ है, ठीक है, तो हम कैसे मान लें कि हम मुस्लिम हिंदू नहीं करते? हम अपने परिवार में बेटा प्रकोष्ठ अलग, बेटी प्रकोष्ठ अलग, भतीजा प्रकोष्ठ अलग रखें, इसका मतलब तो हम पहले से जन्म दे रहे हैं कि आप एक नहीं हो। बीपीएल पार्टी में मुस्लिम प्रकोष्ठ नहीं है, दलित महादलित प्रकोष्ठ नहीं है, महिला प्रकोष्ठ नहीं है, युवा प्रकोष्ठ नहीं है। यहाँ क्या है, समस्या क्या है, उसका समाधान क्या है, उसका प्रकोष्ठ है। यानी जाति विशेष राजनीति नहीं है इसमें? जाति नहीं है, धर्म नहीं है, व्यक्ति नहीं है, वर्ग नहीं है ना, व्यक्ति विशेष राजनीति नहीं है। समस्या है हमारे देश में, समस्या क्या है, पढ़ाई नहीं हो रही है, तो शिक्षा के लिए हमने अध्यक्ष बनाए हुए हैं। लेकिन सर ये बताइए कि उत्तर भारत में जहाँ धर्मों का हफीम पी लिया है, लोग धर्म के नाम पर वोट करते हैं, मजहब के नाम पर वोट करते हैं, जाति के नाम पर वोट करते हैं, ऐसे में बीपीएल को चुनौती नहीं है? देखिए, आपका पहला लक्ष्य क्या है? राजनीतिक पार्टी का पहला लक्ष्य होता है कि उसको सत्ता हासिल हो। तो सुबह सत्ता, शाम सत्ता, रात सत्ता, वो सत्ता में ही जो सोते हैं, सत्ता में ही जागते हैं। हमारा लक्ष्य क्या है? हम समाजसेवी व्यक्ति हैं, ठीक, निष्पक्ष समाज सेवा की हैं। हमारा लक्ष्य है कि पहले समाज का निर्माण हो, समाज हो जाएगा तो लोगों की चॉइस खुद ब खुद हो जाएंगे। अरविंद केजरीवाल 2012 में अन्ना आंदोलन का हिस्सा बने, बाद में आम आदमी पार्टी बना लिए। आप भी भ्रष्टाचार, शिक्षा, रोजगार, इन सब चीज़ों के लिए आप बेहतर काम कर रहे हैं, तो आप पर भी तो भागलपुर के लोग और बिहार के लोग उंगली उठाएंगे ना कि आपका भी मनसा हो सकता है कि वही हो, कि फिर बाद में जो है कि आप अरविंद केजरीवाल के पदचिन्हों पर चलना शुरू कर देंगे। बोलते कुछ अभी और हैं, बाद में कुछ और हो जाएंगे, सरकारी कोठी नहीं लेंगे, बाद में ले लेंगे। ऐसा हो सकता है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। मानते हैं, हो सकता है, मानते हैं, ये कॉमन चीज़ है। लोभ लालच लोगों के मन में आता है, वो परिवार के कारण भी आता है। अरविंद केजरीवाल के परिवार के कारण भी आया है। उनके बड़े साले जो हैं वो कॉन्ट्रैक्टर बन गए हैं। अब नेचुरल है कि अब लालू जी ने व्यापार किया, बिजनेस किया, नहीं किया, कोई नहीं जाना, लेकिन जब रेड हुआ तो मालूम हुआ कि इतनी कंपनियां उनके नाम पे हैं, कांग्रेस के नाम पे इतनी कंपनियां चल रही हैं। इन्होंने कभी डिक्लेयर नहीं किया, ये फुल टाइम राजनीति देख रहे हैं। बीपीएल पार्टी का हर एक व्यक्ति, मैं खुद अपनी रोजी रोटी को राजनीति से अलग रखता हूँ। अपनी रोजी रोटी के लिए हम अपना काम करते हैं, हम छोटा छोटा व्यापार करते हैं, ठीक है। तो नेचुरल है कि हम उन मतलब जिस ट्रैप में केजरीवाल फंसे या जिस ट्रैप में उनके परिवार फंसे, हो सकता है उस ट्रैप में हम नहीं फंसे, ठीक है, और जिस ट्रैप में बाकी लोग फंसते हैं हो सकता है हम नहीं फंसे। आप दूसरे देश में अगर देखेंगे कि राजनीति किस तरह से होती है, जैसे आपने देखा होगा कि अभी अमेरिका के जो पूर्व प्रेसिडेंट थे अभी किसी प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, बराक ओबामा, ठीक है। यहाँ तो एक तो वार्ड मेंबर बन जाता तो उसका खानदान जो है राजनीति ही की बात करता है। हमारे यहाँ तो हमारे बच्चे जो हैं जूता चप्पल दुकान खोलने की बात करते हैं, चावल दाल बेचने की बात करते हैं, अपना व्यापार चलाने की बात करते हैं। राजनीति को जब अपने व्यापार में, राजनीति को ही आप व्यापार बना लेंगे तब आप इस ट्रैप में फंसेंगे। भारतीय पार्टी लोकतांत्रिक में मैं जैसे हूँ या मेरा पुत्र है या मेरा परिवार है, ये इस ट्रैप में नहीं आएगा। अच्छा, एक वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम सवाल करेंगे और आखिरी सवाल होगा हमारा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मंदिर और मस्जिद, यानी अयोध्या का मंदिर और बाबरी मस्जिद दोनों बनाना है। फिलहाल 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है और मोदी जी शायद उसका विधिवत तरीके से करेंगे, नींव रखेंगे। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस समय लगी हुई है, जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं, राम सबके हैं, आपके हैं, हमारे हैं, सबके हैं, सब कुछ चल रहा है। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इसी तरह से मस्जिदों में भी हिस्सेदारी लेनी चाहिए निर्माण के समय में? देखिए, जिस समय सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया था तो उस समय भारतीय जनता पार्टी
और समझिए कि केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी ना बोले, केंद्र सरकार ने ये ऑप्शन शायद दिया था। केंद्र सरकार में बहुत सारी पार्टियां हैं। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, सभी एक साथ है, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। केंद्र सरकार ने शायद ये ऑप्शन दिया था कि जो 5 एकड़ में मस्जिद बनना है उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन हाँ, लेकिन शायद मुस्लिम संगठन ने उस समय मना कर दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा रोष था दिमाग में, क्योंकि मस्जिद हट करके मंदिर बनने की बात थी। उस तब से अब तक में माहौल काफ़ी बदल गया है। और रहा बात, जैसे अभी 2024 का चुनाव है और श्री राम मंदिर का जो पुनर्स्थापना हो रहा है वहाँ पर 22 जनवरी को, ये तो निश्चित रूप से राजनीतिक लाभ लेने के लिए हो रहा है। मानते हैं इस बात हाँ, ये तो पक्का है। हर एक धर्म, देखिए पूरी पार्टी को, हम भी भगवान की पूजा करते हैं और हर एक इंसान को अपने धर्म को मानना चाहिए और किसी इंसान को अपने धर्म को नीचे नहीं दिखाना चाहिए किसी लाभ के लिए। लेकिन ये व्यक्ति, वही मैं कह रहा हूँ, हम ये मानते हैं कि आप राजनीतिक लाभ लेने के लिए, है ना, इसको इस तरह से महिमा मंडल कर रहे हैं। मंदिर हम भी जाते हैं, जो एजेंडा उनका है वो हमारा भी है। मस्जिद हम भी जाते हैं, लेकिन हम कॉमनली मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हर एक जगह ये कार्यक्रम करते हैं। और आज से हम मंदिर नहीं जा रहे हैं, मंदिर में पुस्तकालय खोले हुए हमें जमाना हो गया और आज भी मंदिरों पे पाठशाला चलाते हैं। लेकिन इसका जो उपयोग जो है राजनीतिक कार्यों के लिए नहीं करना चाहिए। इस बात को आप मानते हैं? हाँ, इस बात को मानते हैं। तो अब इस इंटरव्यू को हम ख़त्म करें। जी, धन्यवाद। कीमती समय देने के लिए और आप हमसे सिटिंग टाइम से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो ये अधिवक्ता सुनील कुमार थे, जो पटना हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और मुखर तरीके से सभी विषयों पर इसने चर्चा की और सारे प्रश्नों का उत्तर बहुत ही संतुलित तरीके से दिए। बातचीत अच्छी लगती हो तो साझा कीजिए इस वीडियो को। चैनल पर जाइए सिटिंग टाइम्स के, वहाँ सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब पर, और फेसबुक पर पेज है हमारे, वहाँ आप अपना अंशदान कर सकते हैं मुझे फॉलो और लाइक करके। धन्यवाद।